प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 24 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 24 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 2031 में क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा। 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश में होगा। 2031 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी भारत और बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि करते हुए इस फैसले की घोषणा की। भारत और श्रीलंका फरवरी 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन करेगा, तो भारत और श्रीलंका। अक्टूबर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप आयोजन की सह मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ष 2028 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की सह मेजबानी करेगा। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। किसने की थी? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। भारत 2029 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। 2029 का जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के लिए वेस्ट इंडीज को हराया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 के बीच में था। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान को सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बठिंडा का किला मुबारक जिले में कैद किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था, तो बठिंडा के किले में कैद किया गया था। रजिया सुल्ताना बहराम शाह की पूर्ववर्ती थी। बहराम शाह की पूर्ववर्ती कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। तो रजिया सुल्तान जो थी ये गुलाम वंश की शासिका थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिन्हाज अल सिराज ने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। इतिहास की तबकात ए नासरी समकालीन पुस्तक में रजिया सुल्तान का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि रजिया सुल्तान का किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, तबकात ए नासरी ये किताब जो है इसमें रजिया सुल्तान का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वैसे अनुच्छेद 55 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो निहित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद
56 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, यानी अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल निहित है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता निहित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिवचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल निर्धारित करता है। तो ये अनुच्छेद जो हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन्हें एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हो सकता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। आप इसे यह भी कह सकते हैं महान्यायवादी। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी एजी एमसी शीतलवाड़ ने अपने पद पर सबसे लंबे समय तक यानी 13 साल तक काम किया था, और सोली सोराबजी ने महान्यायवादी एजी के रूप में काम किया, जो सबसे कम अवधि थी। देखिए, पेपर में यह पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे पहले न्यायवादी कौन थे जिन्होंने 13 साल तक काम किया था, यानी बहुत लंबे समय तक कार्य किया था। इनका नाम है एमसी शीतलवाड़। और सबसे कम समय तक कार्यकाल किनका रहा था? सोली सोराबजी की, सोली सोराबजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 2 बार इस पद के लिए इन्हें नियुक्त भी किया गया था। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी। और इन्हें किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इन्हें प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इस सभा का जो नेतृत्व है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एनजी रंगा ने इस संघ के सचिव के रूप में कार्य किया। अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पेपर में पूछा जा सकता है। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित थे? नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से संबंधित थे। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव के शासनकाल के दौरान हैंसवांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लव के शासनकाल के दौरान किसके शासनकाल में हैंसवांग ने पल्लव की राजधानी कांची का दौरा किया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के कार्यकाल में। कांचीपुरम मंदिर में चित्रों को पल्लव राजा राजसिम्हा द्वारा संरक्षण दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अपराजित वर्मन ये पल्लव वंश के अंतिम राजा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये ओडिशा में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। और शिवलबारा राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है तो मैंने आपको बता दिया है महाराष्ट्र में स्थित है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में स्थित है। बाइसिकल शॉट किससे संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, बाइसिकल शॉट जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल खेल में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो बास्केटबॉल खेल में किया जाता है। डंक शॉट का संबंध किस खेल से है? तो डंक शॉट का संबंध बास्केटबॉल से होता है। और पिवोटिंग खेल का संबंध किससे? तो पिवोटिंग बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। वन स्ट्रोक फ्रीस्टाइल तैराकी खेल से संबंधित है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
असम में मकर संक्रांति को क्या मनाते हैं? असम में मकर संक्रांति को बिहू माघ मनाते हैं। और बिहू माघ जो है ये असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे बोगाली बिहू या मगहर दोमाही के नाम से भी जाना जाता है। माघ बिहू एक फसल उत्सव है और इसे बड़े उत्साह और दावत के साथ मनाया जाता है। ये कटाई के मौसम के अंत में और एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। असम में भोगली बिहू फसल उत्सव जो है ये प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। विजडन प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? हरमनप्रीत कौर इस सम्मानित लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। विजडन 1889 से हर साल यह लिस्ट जारी कर रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड के वेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया है। वही महिला क्रिकेटर्स में यह पुरस्कार वेथ मूनी को मिला है। तो किसको चुना गया है? वेन स्टोक्स को चुना गया। महिला में वेथ मूनी को चुना गया है। तमिलनाडु में SC/ST संशोधन जो है ये कब हुआ था? तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में पदों की नियुक्ति अधिनियम 1993 को 19 जुलाई 1994 को अधिनियम संख्या 45/1994 के रूप में अधिसूचित किया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दादरा और नगर हवेली 698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसमें जो आपका दमन और दीव जो है 2169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली की बात करें 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।